कुल मिलाकर कैबिनेट मिशन असफल हो चुका था, मगर वो खाली हाथ वापस भी नहीं जाना चाहते थे। सो दोबारा एक बार मिलने और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और 1 महीने की मशक्कत के बाद 16 जून को एक और प्रस्ताव सामने आया। Partition? The Congress will never agree to partition. Why would they agree to parity between themselves and the Muslim League in the interim government? And why would they not agree to have any Muslim members on behalf of Congress? How can 1/4 of the population be given half the population's seats in the cabinet? अगर हमने कैबिनेट मिशन की सरकार में शामिल होने की तजवीज़ नहीं मानी तो न सिर्फ हमें सरकार से बाहर बैठना पड़ेगा, बल्कि ये मुमकिन है कि अंग्रेज हमें दोबारा जेल में डाल दें। अब इससे बेहतर यह है कि हम उनकी इतनी सी बात मान लें कि हमारी भेजी काबीना की फहरिस्त में किसी मुसलमान का नाम न हो। खुद अपना नाम कटवाने की तरकीब बता रहे हैं आप तो मौलाना। सरदार, मुल्क किसी भी शख्स से बहुत बड़ा होता है और किसी भी मिल्लत से भी। मैं मौलाना की बात समझ सकता हूं। अगर हमने सरकार में आने का ये मौका हाथ से जाने दिया तो यकीनन मुस्लिम लीग और खास तौर से जिन्ना साहब इस बात का नाजायज फायदा उठाएंगे। बापू, आपका क्या कहना है? मैं किसी फायदे या नुकसान की बात नहीं जानता। मैं वही बोलूंगा जो मेरी आत्मा का कहना है, और मेरा मानना यह है कि जिन्ना साहब के डर से या सरकार में शामिल होने की जल्दबाजी में अगर हमने कांग्रेस की सूची से मुस्लिम भाइयों के नाम काट दिए तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? जिन्ना साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता हो सकते हैं, पर आप लोग तो सिर्फ हिंदुओं के रहनुमा नहीं है ना? बापू, आपने सही फरमाया, मगर क्रिप्स और उनके साथी अभी रुकने वाले नहीं हैं, और अगर सरकार में शामिल होने के लिए हमें मुसलमानों को अपनी काबीना से खारिज करना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, और मेरा ऐसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं हो सकता है। अगर आप लोग सरकार संभालने के लिए इतने उतावले हैं तो बनाइए आप सरकार। मैं दिल्ली छोड़कर जा रहा हूं। बापू, हम आपकी बात समझते हैं, पर अगर इस समय उन्हें फौरन जवाब नहीं दिया तो
ये मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर यही आप सबका फैसला है तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मुझे अंग्रेजों की नीयत सही नहीं लगती, पर मेरी बात ही सही है, इसका कोई सबूत भी तो नहीं है मेरे पास। अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं इजाजत चाहूंगा। तो अब हम बापू को जाने दें। प्यारे लाल, यूं नया संविधान बनाना तय हो गया, और यह भी कि जिन्ना साहब की तजवीज के खिलाफ सिर्फ एक संविधान सभा मुल्क का रूप स्वरूप तय करेगी। जाहिर है कोई इस व्यवस्था से पूरी तरह खुश नहीं था, मगर जिन्ना साहब पर तो जैसे गाज गिर गई थी, और वो अपने मुखालिफों को आसानी से बख्शते नहीं थे। We have been betrayed by Viceroy Webble. वाइसराय वेबल ने हमारे साथ दगाबाजी की है। Cripps has debased his talents, and Pethick Lawrence has proved to be a treacherous man. क्रिस्प ने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया है। पथिक लॉरेंस ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। Breaking all the norms of decency, they have invited the Congress, which had earlier refused the offer to join the interim government without even consulting us. भलमनसियत के सारे पैमाने तोड़कर कांग्रेस को सरकार में शामिल कर लिया गया, जबकि कांग्रेस ने पहले साफ साफ इनकार कर दिया था। और ऊपर से तुर्रा ये कि ये सब बिना हमसे पूछे, बिना हमारी इजाजत लिए बगैर किया गया है। In such a situation, if I have to safeguard the interests of the Muslims of this subcontinent, then I'm left with no choice but to bid goodbye to constitutional methods. इस सूरत में अगर मुझे मुसलमानों की इज्जत, गैरत और हुकूक को बचाना है तो मेरे पास कोई और सूरत ही नहीं रहती सिवाय इसके कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी तरीकों को ताक पे रख दें। The Hindu Congress has time and again employed the weapon of mass struggle to intimidate us, and the British have held their arms and authority to crush us. हिंदुओं की कांग्रेस हमेशा अवामी जद्दोजहद के नाम पर हिंदुओं के हुजूम से हमें डराती आई है, और अंग्रेज हुक्मरान अपनी बंदूकों, बेतों और बेलटों से हमें कुचलते आए हैं। Today, we too have forged a weapon and are in a position to use it. अब हमने भी अपना हथियार तैयार कर लिया है और हम इसका इस्तेमाल भी जानते हैं। I call upon all the Muslims of this country to take to direct action. आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की अपील करता हूँ। From Friday the 16th of August, we will resort to direct action till we have achieved our cherished goal, our Pakistan. ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आने वाले जुमे 16 अगस्त से हम सीधी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन और हथियार तभी रखेंगे जब मंजिल मकसूद सामने दिखाई देगी, यानी हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मगर कायदे आजम, क्या हमारा डायरेक्ट एक्शन नॉन वायलेंट होगा? I am not going to discuss ethics here. और आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे गांधी की अहिंसा वहिंसा में कोई यकीन नहीं है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। बातचीत, सुलह सफाई, रूठने समझाने मनाने के 2 महीने यकबयक खत्म हो गए। कैबिनेट मिशन वापस लौट गया और हिंसा के बादल चारों तरफ मंडराने लगे। वाइसरॉय वेवल ने सारे गवर्नरों को बुलाकर पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करने को कहा।
पर बंगाल के गवर्नर सर फ्रेडरिक बरोज ने वेवल को खबर दी कि बंगाल के मुस्लिम लीगी प्रधानमंत्री एच.एस. सोहरावर्दी के कहने पर उन्होंने 16 अगस्त को सारे पुलिस महकमे को छुट्टी पे भेज दिया है। 16 अगस्त 1946 भारत के इतिहास के काले दिनों में शामिल होने जा रहा था। जिन्ना साहब की पुकार पर 16 अगस्त की सुबह से ही हथियारबंद लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतर आए और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। बदले में दूसरे संप्रदायों के लोग भी निकल आए और सड़कों पर 3 दिन तक सिर्फ हत्यारों का राज था। पुलिस छुट्टी मनाती रही, फौज अपने ड्रैगन टैंक लिए बैरकों में बैठी रही और सड़कों पर कत्लोगारत, खुरेजी और आगजनी होती रही। 3 दिन में 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। बंगाल में जो हुआ उसके बदले में पहले बिहार और फिर बाकी भारत में भी हिंसा का तांडव मचने लगा। बंबई शहर तक दंगों की चपेट में आ चुका था। पर पूर्वी बंगाल के नोआखली में जिस तरह हिंसा का चक्र शुरू हुआ उसने सबको दंग कर दिया। सब छोड़ छाड़ कर गांधी जी चल पड़े नोआखली। लाट साहब वेवल का मानना था कि हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर बनी सरकार ही इस गृह युद्ध जैसी स्थिति को रोक सकती है। सो पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार में वाइस प्रेसिडेंट और सरदार पटेल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। जिन्ना साहब ने तो पहले इस सब का मजाक उड़ाया, फिर 15 अक्टूबर तक उनकी तरफ से भी लियाकत अली खान ने वित्त मंत्री का पद संभाल लिया। जिन्ना साहब खुद सरकार में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें नेहरू से छोटा या बराबरी का ओहदा मंजूर नहीं था। यूं आर्जी सरकार तो बन गई, पर उसका चलना कदम कदम पर दुश्वार हो रहा था। गांधी जी ने तो बहुत पहले ही लाट साहब वेवल को इस खतरे से आगाह किया था। You must make your choice of one horse or the other. You will never succeed in riding two at a time. Choose the names for the interim government from names submitted by the Congress or the League. For God's sake, do not make an incompatible mixture, and in trying to do so, produce a fearful explosion. Even a government headed by the League is not going to damage India. But I'm not ready to accept the division of Congress as Hindu and League as Muslim. No. वेवल इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने अपने एक खत में सम्राट किंग जॉर्ज को लिखा, The situation reminds me of a childhood puzzle in which I had to manipulate marbles into their pens. Just as the last one seemed to get into place, the others invariably ran out. I am trying to postpone convening the Constituent Assembly as much as possible, and maybe have one more round of talks with Mr. Jinnah and Nehru. Perhaps in London, a city both of them have lived in and love. दिसंबर 1946 के लंदन के बर्फीले माहौल से ज्यादा सर्द अगर कोई चीज थी तो वो था मिस्टर जिन्ना और पंडित नेहरू के बीच का रिश्ता। कई मुलाकातों के बाद भी जब कोई बात न बनी तो आखिर नेहरू जी ने अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर अंतिम चेतावनी दे डाली। There is a great urge amongst the populace of India for political progress and for making a constitution. Mr. Jinnah's Muslim League is but a fly on the weighing scale compared to the vast force in India. And if the British authorities do not call for the Indian Constituent Assembly immediately, we will have to resort to another mass action against His Majesty's government. Thank you, gentlemen. मास एक्शन के डर से ब्रिटिश सम्राट की सरकार तुरंत मान गई और पंडित नेहरू के भारत लौटते ही 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान का आईन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मिलना तय हो गया। 9 दिसंबर 1946 के ऐतिहासिक दिन इसी इमारत में पहली बार इकट्ठा हुई भारत की संविधान सभा। प्रादेशिक विधानसभाओं से चुने गए नुमाइंदे इस ऐतिहासिक दिन के लिए सज धज कर पधार रहे थे। मुस्लिम लीग ने
जैसा कि उम्मीद थी, इसका पूरी तरह से बहिष्कार किया। हिंदुस्तान को एक नया रूप देने के लिए, एक नए संविधान को आकार देने के लिए सारे महत्वपूर्ण लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद थे। बस 2 लोग वहां नहीं थे, और शायद 2 सबसे अहम लोग, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। संविधान सभा के बहुत से सदस्य गांधी जी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे। आइए आइए जगजीवन बाबू, मुझे पता है हम चाहे दुनिया का सबसे सुंदर संविधान क्यों न बना लें, पर वो भी बेकार साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग ना हुए। बापू, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ ऐसे अच्छे आदमियों और औरतों की कोई कमी नहीं है जो हमारे संविधान को कारगर करके दिखाएंगे। इसीलिए हम सब आपका आशीर्वाद लेने आए। बापू के आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, पर आज मैं तुम्हें एक तावीज़, एक टोटका दूंगा जो शायद तुम्हें सही संविधान बनाने में मदद करे। आप और तावीज? बापू, मुझे लगता था आप तंत्र मंत्र यंत्र में विश्वास नहीं रखते। पर इस मंत्र पे पक्का विश्वास है मेरा। जब कभी अपने आप को शंका में घिरा पाओ तो इस परीक्षा को अपनाना। सबसे दीनहीन, गरीब, कमजोर इंसान जिसे तुमने देखा हो उसका चेहरा याद करना और स्वयं से पूछना, जो मैं करने जा रहा हूं क्या इससे उसका भला होगा? इस कदम से क्या उसे कुछ मिलेगा या नहीं? इससे क्या वो अपने भाग्य और जीवन को सुधार पाएगा या नहीं? या यूं कहो, ऐसे करोड़ों को स्वराज मिलेगा या नहीं जो तन और मन की भूख से तड़प रहे हैं, जिनके पेट भी खाली है और हृदय भी। फिर देखना तुम्हारी सारी शंकाएं छूमंतर हो जाएंगी। संविधान सभा ने सबसे सीनियर सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उनकी निगरानी में सारे सदस्यों ने शपथ ली। फिर सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बहनों और भाइयों, अगर आप मुझे माफ करें तो मैं ये कहूंगा कि इस देश में जहां जात पात के इतने झगड़े फैले रहते हैं, आप लोगों ने हमें चुनकर एक तरह से अपनी जाति से बाहर कर दिया है और अपनी जात पात में बैठने से वंचित करके आपने हमें एक अलग, एक दूसरी जगह, एक दूसरे किस्म की कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शायद आप में से हर एक आदमी यह भी उम्मीद रखता है कि इस सभा के कार्यों में मैं
कोई ऐसा कार्य न कर बैठूं जिससे कि ये बात जाहिर हो कि मैं किसी खास दल या किसी खास फिरके का आदमी हूं। पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बोलते हुए राजेंद्र बाबू ने सबके दिलों को छू लिया। Above all, what we need is freedom. And as someone has said, nothing is more valuable than the freedom to be free. Let us hope and pray that as the result of the labors of this Constituent Assembly, we shall have achieved that freedom and we shall be proud of it. 13 दिसंबर के ऐतिहासिक दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो हमारे आईन की नींव बनने वाला था, और ये था संविधान के लक्ष्य और ध्येय के बारे में, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। Mr. Chairman, the resolution that I am placing before you defines our aims and describes an outline of the plans and points to the way which we are going to tread. The resolution that I place before you is in the nature of a pledge, and I hope the House will pass this resolution, which is of a special nature. I beg to move, 1. This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent, sovereign republic. भारत की अक्षुण्णता, अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता तक की बात अपने प्रस्ताव में रखी थी पंडित नेहरू ने। 2. Wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social, economic, and political, equality of status, opportunity, and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association, and action. एक एक करके 8 नुक्ते सामने रखे थे उन्होंने, और हमारे संविधान का पूरा नक्शा कुछ ही शब्दों में खींच दिया था। मगर उन्हें भी आज संविधान सभा में कुछ लोगों की कमी बहुत खल रही थी। आज इस असेंबली में हमें बहुत से लोगों की कमी खल रही है। हमें अच्छा लगता अगर और भी सभी इलाकों, सूबों और राज्यों के नुमाइंदे हमारे बीच होते। एक और शख्स आज यहां मौजूद नहीं है, मगर वो हम सब के दिलो दिमाग से दूर नहीं है। हमारे महान नेता, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनकी लगन और मेहनत के बदौलत ही आज ये असेंबली मुमकिन हो पाई है। बापू यहां मौजूद नहीं है क्योंकि अपने आदर्शों को पूरा करने के लिए वो हिंदुस्तान के किसी कोने में चुपचाप काम करने में जुटे होंगे। पर मुझे इस बात का जरा भी शक नहीं कि उनकी रूह हमारे बीच यहां मौजूद है और हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। I also think of the various constituent assemblies that have gone before us, when the fathers of the great American nation met and fashioned out a constitution that has stood the test of time for more than a century and a half. My mind goes back to that Constituent Assembly which met in the lovely city of Paris, and how the king and other authorities came in its way, and it still continued. Even the room for that meeting was denied, and the Constituent Assembly betook themselves to an open tennis court and did not disperse till they had finished the task they had undertaken. We too, whether we meet in this chamber or in the fields or the marketplace, will go on meeting and continue our work till we have finished it. 13 दिसंबर को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के साथ पंडित नेहरू ने हमारे संविधान की नींव रखी थी, और 14 दिसंबर को जिन्ना साहब ने संविधान सभा की पूरी बुनियाद पर ही सवालिया निशान लगा दिया। Is complete independence the goal of the Muslim League?
What do you think we are fighting for? Our goal is complete independence, certainly. The complete independence of Pakistan. But Mr. Jinnah, if the Congress accepts the proposals laid down by the British government, would the Muslim League be then ready to take part in Constituent Assembly? It's all very well to talk in this loose way about Constituent Assembly. The reality is that the Congress with 292 supporters, there might be a few less, has a brute majority, where the Muslim number is only 79. Is that what people understand when they talk of democracy? The truth is that between the Hindus and Muslims in India, there is no such thing as democracy. Does that mean that the Muslim minority wants a veto on the progress of the majority? What majority do you mean? If you mean the Hindus, then we wish them Godspeed. Go ahead and establish your Hindustan. Frame your constitution for the Hindus, but then leave us alone, and we shall frame a constitution for Pakistan. ये तो बस आगाज था, आगे और तमाम अड़चनें आनी बाकी थीं। अब देखना है इन चुनौतियों का सामना कैसे किया हमारा संविधान बनाने वालों ने।